नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले कुछ कथानकों या एपिसोडों में के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो बार बार इसका स्मरण किया जाता है यह इसको बेरस कर देता है, इसको मोनोटोनस कर देता है या नीरस कर देता है। तो इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने स्पष्ट किया हुआ है कि कुछ नाम जो हम एक व्यक्तिगत तौर पर बराबर स्मरण करते हैं और उसका जो है वो बार बार उसका उच्चारण करते हैं। जैसे हम राम राम कहते हैं, उठते ही राम राम, और जब भी मौका मिलता है राम राम कहते हैं। और प्रभु कृष्ण की वंदना करना हो तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, भोले शंकर की भी आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और हमारी जो देवियां हैं, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता सरस्वती इत्यादि की वंदना हम जो है उच्चारण उसको बार बार उच्चारण के द्वारा हम करते हैं। हम अल्लाह अल्लाह की भी बात करते हैं, अल्लाह अकबर की भी बात करते हैं और गॉड को भी इसी तरह से स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो वंदना करते हैं। वाहेगुरु की भी हम वंदना करते हैं, बार बार उसका उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार हमारा जो ये राष्ट्र है इन सब बातों से बहुत ऊपर है। हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं इन बातों से बहुत ऊपर है। तो उनके लिए भी ये वंदना, उच्चारण, स्मरण करना आवश्यक है कि अपने भारतीय भाई बहनों से जो है आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी सद्भाव का स्मरण करना और स्मरण करके ये याद दिलाना, एहसास कराना कि उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार हो, बर्ताव हो। तो यह कभी भी आपको उबाऊ या मोनोटोनस
या बेरस या नीरस नहीं लगेगा, बल्कि इसमें आपको आनंद आएगा। और मैं सत्य कह रहा हूँ कि हमको तो जैसा कि कल के एपिसोड के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि हमको तो बहुत आनंद आता है, मन में बहुत सुकून आता है कि कम से कम हमको अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को प्रणाम करने का जो मौका मिलता है, जो अवसर मिलता है, उससे हमारा हृदय बहुत ही आह्लादित हो जाता है। ये मेरा अनुभव है और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन यदि इसका स्मरण करें, इसको याद करें और इसको यदि आत्मसात करके वैसा आचरण और व्यवहार करें, तो ये भारत के अंदर जो है, जो जिस चीज़ की आवश्यकता है कि इस बिखराव को दूर करके एकता, भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा स्थापित करने में बहुत मदद मिली। तो जहाँ एक और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव को स्थापित करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर इस भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा और भारतीय सद्भाव इत्यादि के लिए खतरा बनने वाली या इस भारतीय एकता को तोड़ने वाली, भारतीय भाईचारे को तोड़ने वाली शक्तियों के भी विषय में ज्ञान होना, उनसे सावधान रहना और उनके हथकंडों में न फंसना और उनके हथकंडों के साथ जो उनकी साजिश है उनका शिकार न बनना, ये सारी बातें भी उतनी ही आवश्यक हैं। इस वीडियो के जारी होने से और इसको देखने से हमारे कुछ भारतीय भाई बहन से ये खबर मिल रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमको इस देश में 70-75 सालों के बाद एक भारतीयता का एक सुखद अनुभव हमको हो रहा है, उनका ये कहना है। और इस विषय में खासकर कोई राजस्थान के हमारे भारतीय भाई थे, उन्होंने इसकी अभिव्यक्ति की है कि पहली बार इस आज़ाद भारत में हमको भारतीयता का और भारतीय एकता का सुखद अनुभव हो रहा है। और भारतीय जनता दल ये उम्मीद करता है कि यही सुखद अनुभव हमारे सभी 138 करोड़ भारतीय भाई बहनों, जो कि हमारे इस प्यारे राष्ट्र भारतवर्ष के तमिलनाडु से कश्मीर तक और गुजरात से मणिपुर तक, जो हमारे 138 करोड़ भारतीय भाई बहन हैं, उनमें भी उसी तरह का भारतीयता का एहसास हो और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, मतलब भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव जो है, इसका एहसास हो, इसकी अनुभूति हो, इसकी सुखद अनुभूति हो और उसी अनुसार आचरण, व्यवहार और बर्ताव हो, ताकि जो हमारे देश में जिस बिखराव से हमारा देश जूझ रहा है, और ये बिखराव जो है हमारे देश को ग्रसे हुए है, जकड़े हुए है, इस सारे बिखराव को ध्वस्त करके, नष्ट करके संपूर्ण देश में अपने भारतीय भाई बहनों में भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा का माहौल और उसका बर्ताव, आचरण स्थापित हो सके।
तो एक तो जो ये अनुभूति जो है, इसका एहसास हमारे भारतीय भाई बहनों में ये धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आवश्यकता धीरे धीरे की नहीं है। इसको बिल्कुल अपेक्षित गति के साथ हमारे भारतीय भाई बहन भारतीय एकता के माहौल में अधिक से अधिक और अधिक से अधिक गति के साथ इसमें शामिल हो। इसलिए कि ये जो रोग बीमारी है बहुत पुरानी भी है और बहुत ये जड़ पकड़ी हुई है। एक सत्य है। दूसरा, इस देश में जो भारतीय समाज को विखंडन करने वाली ताकतें हैं वो राजनीतिक दलों के बीच में हैं और तरह तरह से विखंडन पैदा करके ही वो हमसे आपसे वोट छीन करके सत्ता हथियाने की साजिश करती रहती है। इसका एहसास और इसका भी अनुभव हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को होना चाहिए कि वो जो विखंडनकारी ताकतें जो इस समाज को तोड़ करके, भारतीय समाज को तोड़ करके और अब अपने भारत को कमज़ोर करके जो हमसे आपसे जो वोट छीन करके सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से पहचानने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जैसे डीएमके है, उसी का जोड़ीदार एआईएडीएमके है और कुछ और एमडीएमके हैं और पीएमके है। तो ये हमेशा जो है भारतीयता से दूर, संकीर्णता आधारित, सिर्फ तमिल केंद्रित इस तरह की बातें हमारे तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में हमेशा इस तरह का जहर जो है वो भरते रहते हैं। लेकिन उसमें भी खुशी है कि हमारे तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन कम से कम यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से जो है इस संदेश, भारतीयता के संदेश का महत्व दे रहे हैं। तो ये खबरें जो है वो तमिलनाडु से भी आ रही हैं और वाकई में चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे हमारा कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना या आंध्र प्रदेश हो, ये अनुभूत प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक भारतीय भाई बहन को करना है कि ये जो क्षेत्र हैं, ये हमारे जो हमारा मैंने प्रिय देश भारतवर्ष है, उसी का हिस्सा है और उसमें रहने वाले जो भारतीय भाई बहन वो हैं, अपने ही रहने वाले जो देशवासी हैं हमारे, वो अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। यह एहसास हमारे देश के सभी लोगों को ये करना पड़ेगा कि दक्षिण के उन क्षेत्रों में जिनका नाम अभी लिया गया है, वो भूभाग अपने देश का ही है और वो उसमें रहने वाले जो लोग हैं अपने ही भारतीय भाई बहन, और जिन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं वो भी अपनी ही भारतीय भाषा है। तमिल हमारी अपनी भारतीय भाषा है, वो क्षेत्रीय भाषा नहीं है। कन्नड़ हमारी अपनी भारतीय भाषा है। मलयालम अपनी भारतीय भाषा है और तेलुगु भी अपनी भारतीय भाषा है। संविधान ने भी यही इज्जत बख्शी है। हमारे भारतीय संविधान ने इनको क्षेत्रीय भाषा नहीं कहा है,
इनको बोला है इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं। तो ये अपनी भारतीय भाषाएं। हमको भी जब दक्षिण के इन क्षेत्रों में मैंने नौकरी या सेवा करने का जब भी मौका मिला तो दो चार शब्द उसके आज भी हमको याद हैं। आज जब भी मौका पड़ता है तो मैं उनको बहुत इज्जत के साथ सुनाता हूँ। और हालांकि कुछ जो भाषाएं हैं शायद उनका उच्चारण थोड़ा सा और चूँकि हिंदी में अपना एसेंट वो की आदत है तो थोड़ा सा उसके कारण उच्चारण में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द जो है उसके जो है आज भी इस तौर पर कि हमको अपनी सभी भारतीय भाषाओं की इज्जत करना है और दो चार शब्द यदि उसके आ जाएं तो बोल करके ये एहसास कराना है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इन भारतीय भाषाओं की इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। तो इस तरह का आभास देना पड़ेगा। तो और उसी प्रकार हमारे जो ये भाषा हैं, बांग्ला भाषा है, मराठी भाषा है और गुजराती, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, डोंगरी और भी जो मणिपुरी इस प्रकार के अब तो भारत के संविधान में कई और भाषा हैं, जैसे संथाली है और मणिपुरी है, नेपाली है और इन भाषाओं को भी स्थान मिल गया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन सभी भाषाओं को बस ये मान्यता दे करके कि अपनी जो है वो अपनी भारतीय भाषाएं हैं, ये मन में इज्जत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कई बोलियां भी हैं जिसको अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी है, बुंदेलखंडी है और अवधी है, तमाम भाषाएं हैं इसमें। और राजस्थानी भी एक बोली है, हरियाणवी भी एक बोली है, छत्तीसगढ़ी भी एक बोली है। तो कई बोलियां हैं, तो उन बोलियों का भी, डायलेक्ट्स का भी सम्मान किया जाना चाहिए। और यदि पूरे देश में भारतीय एकता स्थापित करनी है तो जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं और भारतीय बोलियां हैं, सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। कोई कहता है कि भाई यदि आप जो है जैसे तमिलनाडु में आप कैसे वो भारतीयता की बात करेंगे। ये पहले ही कई बार बताया जा चुका है कि हमारी जो भारतीयता है या भारतीय संस्कृति कह लीजिए, वह विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में, चूंकि हमारे देश का जो भौगोलिक विस्तार है बहुत बड़ा है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर के मणिपुर के मोरेंग तक फैला हुआ है। इस तथ्य को सभी लोग समझिए और सभी अपने भारतीय भाई बहन समझें और इसी सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में, इसी की बैकग्राउंड में जो है यानी उस अपने संदेह को दूर करें। तो हमारे देश का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। होता क्या है कि प्रत्येक जो है 30 या 40 या 50 किलोमीटर के अंतर पर, 30 किलोमीटर ही मान लीजिए, थोड़ी बोली का और थोड़ी पोशाक का और थोड़ी खान पान पसंद का, ये तीन बातें, बोली और पोशाक का और खान पान पसंद का, ये फर्क पड़ जाता है। ये किस कारण? भौगोलिक परिस्थिति के बदलने के कारण। तो अब वो बोलियां जो है, जो इन भारतीय भाषाओं का रूप जहाँ इन्होंने ले लिया है और भी कारणों से जो अब ये भारतीय भाषा के रूप में विकसित हो गई हैं, तो जो हमारी भारतीयता है वो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में
वो उसने अपना रूप बदला है। तो तमिलनाडु में जो 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 तमिल भाषा है वो जो है हमारी भारतीयता का ही एक प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है वो भारतीयता। लेकिन वो किस रूप में है? तमिल के रूप में। तो इसलिए अहमियत जो है भारतीयता की है। तो इसको तमिल कहिए या भारतीयता कहिए या तमिल को भारतीयता के रूप में देखिए, इसी आवश्यकता है। और तो उसी प्रकार जो गुजरात में है गुजराती संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति का ही एक रूप है। इसलिए अहमियत भारतीयता की है, जो कि गुजराती के रूप में प्रकट हुई है। तो उसको भी भारतीय ही समझने की आवश्यकता है। और जो उसका प्रकटीकरण गुजराती के रूप में है उसका भी सम्मान करिए, यही तो है। तो जो मूल उसका स्वरूप है भारतीयता का, लगाव उसे करना है। और जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उसका प्रकटीकरण है उसका भी सम्मान करना है, ये तो है। लगाव आपका भारतीयता से होना परम आवश्यक है। उसके विभिन्न जो स्वरूप है उसका प्रकटीकरण है, जो उसका मैनिफेस्टेशंस है उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए पूरे देश में भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा और भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव और भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत इत्यादि जो है स्थापित किया जा सकता है। तो ये तो रहे इसके मानक स्टैंडर्ड्स तो जब या उसके मानक स्थितियों का भी ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता है उससे भी आंख मोड़ने से कोई लाभ नहीं है। कुछ हमारे देश ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद भी वो आतंक के कारण वहाँ लोकतंत्र के सिद्धांत लागू नहीं होते और जो है वहाँ पर वो चल नहीं पाती। और उसी प्रकार आतंक का एक शिकार हमारे भारत का एक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। करीब 38 साल तक इन वामपंथियों ने आतंक के भरोसे आवाम को आतंकित करके और वोट छीनने का जो षड्यंत्र किया है उसी के पद चिन्हों पर शायद कुछ लोग बताते हैं शायद कांग्रेस भी यही किया करते थे। और कुछ उसके अंश जो है वो उत्तर प्रदेश में भी सपा वाले भी वो अपनी आवाम को आतंकित करते थे। उनके दरवाजों पर जाकर के वो कुंडी, खास करके लोग बताते हैं कि मैनपुरी क्षेत्र में जब ये समाजवादी पार्टी के लोग थे उसके असामाजिक तत्व तो वो जाकर के भारतीय भाई बहनों के मकानों पर जो कुंडी बजा कर कहते थे कि यदि सपा को वोट नहीं दिया तो देख लिया जाएगा। तो इसी का जो समाजवादी पार्टी करती है उत्तर प्रदेश में या कुछ और लोग भी करते हैं। हम नहीं कहते कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही करती है लेकिन समाजवादी पार्टी का ये चरित्र जो है बहुत व्यापक है। इसी का बहुत ही विभत्स रूप जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो वहाँ पर कुछ शहरों को छोड़कर, जैसे कलकत्ता शहर है और या सिलीगुड़ी ही मान लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, और भी जो आपके ये बर्धमान है और वो धनबाद वगैरह है, नहीं धनबाद तो शायद झारखंड में है, पता नहीं किस में है, लेकिन जैसे आसनसोल वगैरह मान लीजिए, ये सब शहर हैं, आसनसोल, सिलीगुड़ी, कलकत्ता,
तो इन शहरों पर भी असर है, लेकिन गांव गिराज में पूरा आतंक का माहौल है। वहाँ के लोग इस टीएमसी के गुंडों के द्वारा पूरा आतंकित रहते हैं, और वोट के समय तो आतंकित होते ही हैं। और जब जब उनको पता चलता है कि इन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, तो टीएमसी के गुंडों के द्वारा वो हर तरह की हिंसा, हर तरह का अपमान, यहाँ तक कि अमानुषिक जो व्यवहार है, बलात्कार जिसे कहते हैं, उसके भी शिकार होते हैं। और फिर उनको बचाने वाला कोई दिखता नहीं है। क्या होता है, शिकार हो जाते हैं और फिर जो है तमाम इस तरह का हल्ला कि सीबीआई इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ हुआ नहीं है आज तक, और ना होगा। वो याचिका फाचिका से कुछ होता नहीं, न हुआ है न कोई होगा। वहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है, जो कि भारतीय जनता दल कह रहा कि वहाँ पर परमानेंट प्रेसिडेंट रूल लगाइए, ममता बनर्जी को एक पल के लिए बर्दाश्त मत करिए। कायर मोदी महोदय जरूरत इस बात की है। आप तो बुला बुला करके दिल्ली में जो है गलबैया करते हैं, इसको आपको त्यागना पड़ेगा। मान लीजिए इन बातों को देख करके एक दिखावा के रूप में वो धारा 356 लगा भी दें और फिर उसको बिठा दें, उससे कोई फायदा नहीं है। वहाँ कम से कम 10-20 साल तक राष्ट्रपति शासन वो लगा करके, और यही नहीं, पश्चिम बंगाल की जो रिपोर्टें मिली हैं, जो है कम्युनिस्टों का बहुत गढ़ है। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, वो कम्युनिस्टों का गढ़ है। वो भारत के खिलाफ, यानी भारत की जितनी भी मान्यताएं हैं उसके खिलाफ जो है वो जहर जो है अवाम में भरता रहता है। वही जो चीन का एजेंडा है। और ये कम्युनिस्ट लोग जो हैं, ये है कुतर गढ़ने में और झूठ बोलने में इनकी महारत हासिल है। तो ये जो कम्युनिस्टों का और जो अच्छा, और वहाँ के युवा वर्ग पर यादवपुर यूनिवर्सिटी इत्यादि शिक्षण संस्थाओं के जरिए काफ़ी युवाओं में वामपंथी जो जहर है वो भरा गया है। और वामपंथी जहर का मतलब कि जितनी भारत की मान्यताएं हैं उनके खिलाफ एक आंतरिक जो है वो विद्रोह, भारत की व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है वो आंतरिक जो है वो विद्रोह, ये सिखाते हैं ये भारत के जो है वो वामपंथी, यानी इस देश को हमेशा कमजोर करने के लिए। तो वहाँ जो रिपोर्टें हैं, वहाँ का जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसमें वामपंथी जो जहर है उसके शिकार है। और उसका मुख्य केंद्र जो है यादवपुर यूनिवर्सिटी जैसी शिक्षण संस्थाएं हैं। तो इन जो है वामपंथी जो जहर है जो फैला हुआ है, अधिकांश हमारे पश्चिम बंगाल के जो युवा कहे जाने वाले भारतीय बच्चों के दिमाग में, तो वो जो वामपंथी जहर जो है वो उसके जो शिकार हो गए हैं हमारे वो पश्चिम बंगाल के युवा कहे जाने वाले भारतीय बच्चे। तो होता क्या है कि कोई भी वहाँ हिंसा होती है, जिस पहले यही वो बीरभूम वाली हुई, और इसके पहले और भी जब ये चुनाव जीती थी ममता बनर्जी, और उस जीतने के बाद अब अपने गुंडों और जो है कार्यकर्ताओं से माने बड़े पैमाने पर उसने वो हिंसा और अमानुषिक जो है तांडव वो करवाया था। तो इस हिंसा और इस अमानुषिक जो है जो इस तरह से मैंने जो अपराध इसने जो करवाया,
ममता बनर्जी ने उसको जो 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 वहाँ का वामपंथी जहर से शिकार हमारे भारतीय बच्चे हैं या जो जो नवयुवक हैं, तो जो उसके शिकार लोग हैं उनके उन भारतीय भाई बहनों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखाते और न उसको अपराध मानते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये कोई हिंसा उंसा नहीं है, और हिंसा है भी तो वो मोदी करवाता है, और मोदी करवा करके जो है यहाँ की सरकार को वो बदनाम करता है। और वहाँ की जो काफ़ी जो आवाम है, जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वो ये सोच के बैठे कि भाई जब हमारी कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है और हम इन्हीं गुंडों के हवाले हैं, इन्हीं के भरोसे हैं, तो हम कहाँ जाएं। एक व्यवस्था की स्थिति में ये ममता बनर्जी उनसे वोट छीनती है, और ये व्यापक पैमाने पर। और कुछ ऐसे भी तत्व हैं, और ख़ास करके जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, सभी तो नहीं, उस तबके में इन्हीं वामपंथियों से मिलकर के भारत विरोधी गतिविधियों में, और जिनकी आस्था यानी भारत के व्यवस्थाओं में, भारत की संस्कृति में नहीं है, वो भी भारत को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की जो हिंसा होती है, इस तरह के जो अमानसिक व्यवहार होता है, उसको भी वही झूठ अफवाह कि ये मोदी कराता है, मोदी ही जो है वो बलात्कार करवाता है, मोदी ही हिंसा करवाता है, इस तरह का झूठ और अफवाह का शिकार। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ लोकतंत्र और चुनाव एक छलावा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट इज ए मेयर ट्रेवेस्टी, छलावा है। और कितना मैंने ये वो हंसी तो नहीं कह सकते, ये एक पाखंड का विषय है कि ये चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग या उसके मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय आदि लोग जो है पश्चिम बंगाल में क्या ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ यानी उनको मालूम नहीं है। और जब उसमें जो है इस तरह से हिंसा और आतंक जो का शिकार होकर के लोकतंत्र जो है वो दम तोड़ रहा है, वहाँ पर जो है वह सिर्फ सेंट्रल फोर्स लगा दिया, तो चुनाव आयोग ये समझता है कि हमने सेंट्रल फोर्स लगा दिया और जो है वो वहाँ का आतंक खत्म हो गया। तो चुनाव आयोग महोदय इस तरह से झूठ, इस तरह से ये फरेबी बातें मत किया करिए। पश्चिम बंगाल, हम नहीं कहते सिर्फ पश्चिम बंगाल की हालत है, शायद इसी प्रकार का आतंक जो है वो तमिलनाडु में भी हो, केरल में भी हो, वहाँ भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि यानी उतने बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन हो जरूर है। तो इन स्थितियों परिस्थितियों के रहते चुनाव आयोग जो है क्या ये कहना है कि हमने बड़ा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाया और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है स्थापित किया है, ये बिल्कुल सरासर झूठा है। जहाँ के लोग डर करके और उससे भी बड़ी बात है, ये बीजेपी जो है वहाँ के लोगों की सहायता के लिए जाती नहीं है। बीजेपी का कैडर तो इतना डिमोरलाइज्ड है कि उसकी ममता बनर्जी के आतंक और उनके गुंडों के आगे बिल्कुल असहाय है। अब इनके 12 करोड़ वो कार्यकर्ता जो है बिल्कुल निकम्मे हैं। और एक भावना और बढ़ती है, ये देश की दुश्मन, देश की गद्दार ममता बनर्जी, वो क्या बढ़ती है, तो ये देश की दुश्मन और देश की बहुत खतरनाक गद्दार भारत के खिलाफ, वो क्या इस तरह से जो है वो फैलाई हुई है, प्रसारित की हुई है कि
भारतीय जनता पार्टी हो या उत्तर प्रदेश से कुछ लोग गए हैं, जो लोग जाते हैं ये प्रचार करने के लिए, या गुजरात से जाते हैं या बिहार से जाते हैं, उसको ये कहती है बाहरी हैं। अब हम इस ममता बनर्जी को बेवकूफ नहीं कहेंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक किस्म का, ये मोदी महोदय को पता है कि नहीं पता है, जो ये कहे कि भाई जो है पश्चिम बंगाल में यदि कोई दूसरे प्रांत के लोग आ गए तो बाहरी हो गए। ममता बनर्जी, तुमको कोई ढंग का प्रधानमंत्री मिला नहीं है। तुम जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम लेती हो ना, आज हाँ, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जज्बों वाला कोई प्रधानमंत्री होता तो 1 मिनट के लिए तुम जो है टिक नहीं सकती। ये तो कार किस्म का है ये मोदी। वो बहुत धन्य मनाओ और खैर मनाओ, ये कार किस्म का मोदी बैठा है, तो तुम अपने को जो है वो सुरक्षित पा रही हो। लेकिन वही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जज्बों वाला कोई प्रधानमंत्री होता, 1 मिनट भी तुम टिक नहीं सकती, वो तुमको वो बर्खास्त कर देता। जो ये कहे कि उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी हैं, बीजेपी बाहरी है, गुजरात के लोग बाहरी हैं, तो तुमने आज तक ये नहीं सीखा कि भारत तो एक ही है। और ये वो कहीं पर गुजरात, कहीं पर पंजाब, कहीं पर तमिलनाडु, ये उसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं। अस्तित्व महत्व सिर्फ भारत का है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल भी आता है। तो पश्चिम बंगाल के लिए चाहे वो तमिलनाडु से, चाहे केरल से, चाहे आपके कर्नाटक से, चाहे गुजरात से, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे पंजाब से, कोई भी बाहरी नहीं है। बेवकूफ ममता बनर्जी, जरा इसको जानो। लेकिन कायर किस्म का जो मोदी है, आज तक वो सिखा नहीं पाया। ये बताने की जरूरत है। तो खैर, हमारे जितने भी आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और पश्चिम बंगाल के जितने भी आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, और उसमें भी विशेष रूप से हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो तुरंत जो है ममता बनर्जी के इस हिंसक जाल से वो बाहर आए। और इस ममता बनर्जी को जितने भी चुनाव आ रहे हैं उसमें इसको शिकस्त देनी है, भारतीयता के आधार पर एक होकर के। इसके आतंक, इसके गुंडों से डरना नहीं है। और भारतीय ताकत दल बहुत जल्द आएगा। वो भारतीय एकता का एहसास भी दिलाएगा, उनके मन से जो है वो डर भी निकालेगा, और इसको चुनाव में शिकस्त भी देगा। खैर, 24 के चुनाव में तो इस मोदी को अपदस्थ तो करना ही है। इसने पूरे देश में देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया है। इसने जो की राजनीतिक, और सबसे अधिक बढ़ावा किसको दिया है? जेएनपीसी को। अब ये कहता, बीजेपी कहते रहे कि जेएनपीसी समाप्त हो गई। यह जेएनपीसी को बचाने का बहुत बड़ी साजिश कर रही है ये बीजेपी, ये बोल करके कि वो समाप्त हो गई। सत्ता इन्होंने छीन लिया, तो ये कहते हैं कि वो समाप्त हो गई। ये झूठ बोलने वाली बीजेपी या बेवकूफ़ बीजेपी से ये भारतीय आवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि जब तक ममता बनर्जी है, तब तक जो है जेएनपीसी समाप्त नहीं हुई है। जब तक इसी जेएनपीसी का दूसरा अवतार, सेकंड इनकारनेशन, ये गद्दार केजरीवाल है, जेएनपीसी समाप्त नहीं हुई है। जब तक एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका मुखिया वो शरद पवार है,
तब तक जीएनपीसी समाप्त नहीं हुई है। और भी उसके रूप है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, वो इसी जीएनपीसी के अलग अलग रूप हैं। जब तक ये राजनीतिक तंजीमें जिंदा हैं तो बेवकूफ़ बीजेपी या झूठ बोलने वाली बीजेपी ये जान लो कि जीएनपीसी समाप्त नहीं हुई है। और देश को और हमारे देशवासियों को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बरगलाओ मत, झूठ मत बोलो, और वो भी सिर्फ जो है इस जीएनपीसी को बचाने के लिए, ताकि जनता का ध्यान जीएनपीसी से हट जाए और वो फिर वो अपने को फिर मजबूत कर ले और सत्ता में भी आ सकती है। यदि इस तरह की साजिश करती है तो जीएनपीसी को बचाने का एक दूसरा हथकंडा इसने शुरू किया है कि जीएनपीसी तो समाप्त हो गई, वो सत्ता से गई है, उसकी जड़ें अभी इस देशद्रोही और इतनी खतरनाक औपनिवेशिक ताकत की जड़ें भी हैं। और यदि बीजेपी वालों को नहीं दिखता है कि तमाम यूँ मैं समझता हूँ कि 40 से ऊपर 40, 41, 42 एक पत्रकारों का गिरोह है जिसमें कि लुटियन पत्रकार भी हैं, और आशुतोष से लेकर के आशुतोष, मुकेश कुमार, अजीत अंजुम, राहुल कंवल और आलोक जोशी, शरद प्रधान, अशोक वानखेड़े, इस तरह से 40-41 पत्रकारों का गिरोह है। बराबर जो है इस जीएनपीसी के पक्ष में, कौन जीएनपीसी जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप रही है, उसके पक्ष में ये माहौल सब बनाते हैं और इनको पूरा का पूरा सहूलियत जो है ये मोदी सरकार दे रही है। कोई भी देशभक्त किस्म का मैंने शासक होता, प्रधानमंत्री होता, तो इनको सबसे पहले नष्ट में नाबूद करता। ये जो आशुतोष वाली जो मंडली है वो खोल के बैठे हैं सत्य हिंदी पता नहीं क्या, ये सबसे बड़े जहर हैं इस देश के, इनको सबसे पहले समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इन पत्रकारों का और मीडिया में जो द हिंदू अंग्रेजी दैनिक जो है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, यह भी इस देश के लिए जहर है और इनको भी पालना है। तो मोदी जी जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए कितनी भारत विरोधी और खतरनाक भारत विरोधी ताकतों को ये पालता है। ये बहुत बड़ा दुखड़ा है वो इस देश के लिए। और सिर्फ एक झूठ कि ये हिंदुओं की रक्षा करेंगे इस झूठ को हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग से निकालना पड़ेगा। इसलिए कि इसका एक शिकार जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो चुके हैं, इसे जीएनपीसी के द्वारा, कि जीएनपीसी ही जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की रक्षा वो कर सकता है और उसी से कम भारत में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इस्लाम जो है सुरक्षित वो रह सकता है। इस तरह का भ्रम था उनका, लेकिन अब वो भ्रम टूट रहा है। तो उसी प्रकार जितना जल्दी हो सके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो इस बीजेपी के मोह माया जाल से बाहर निकल जाए। यह जो है जब हमारी आवाम की इन देश विरोधी ताकतों से रक्षा नहीं कर सकती, तो ये भला जो है वो हिंदू सनातन की रक्षा क्या करेगी। और वैसे भी हिंदू सनातन अपने आप में एक बहुत बताया कि बहुत आदर्श वाला और महान जो है वो मैंने दर्शन का एक पंथ है, बहुत इसकी विशालता है, लोगों को आत्मसात करने की, लोगों को वो एकमोडेट करने की, सबको इसने वो एकमोडेट किया है। इस्लाम को भी किया है, ईसाई पंथ को भी किया है, हालांकि कुछ इसका खामियाजा भी उसने भुगता है। मैंने ईसाई पंथ में जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, इन्होंने
क्रिश्चियन मिशनरी का जो का सहारा लेकर इतना धर्म वो परिवर्तन करवाया है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्रिश्चियन मिशनरियों का जो तांडव है, जहाँ जहाँ ये जीएनपीसी की सरकार रही है, जब जब केंद्र में सरकार रही है, इस जीएनपीसी ने क्रिश्चियन मिशनरियों के जरिए जो है माने पंथ परिवर्तन का बहुत बड़ा कुचक्र जो है वो चलवाया। तो ये जीएनपीसी तो हमेशा देश विरोधी रही है, और खास करके यूपीए काल में। वो यूपीए जो 2004 से लेकर 2014 तक जो है, ये बराबर जो है क्रिश्चियन मिशनरी ने देश में काफ़ी जो है वो क्रिश्चियन मिशनरी एक क्रिश्चियन जो है वो मिशनरियाँ जो है, ये प्रलोभन, लालच और उन तबकों में जहाँ पर डेस्टिट्यूशन, अभाव ग्रसित हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन है, उन्हीं को लालच दे करके ईसाई में जो है वो पंथ परिवर्तन, और इस तरह का कुचक्र जो है, जब ये जीएनपीसी की सरकार जब केंद्र में होती है तो भी, और जिन राज्यों में, पंजाब में थे ना, पंजाब में क्रिश्चियन मिशनरी का ये तांडव पंथ परिवर्तन का बहुत बड़े पैमाने पर वो ग्रसे हुए हैं। तो ये देश के दुश्मन हैं जीएनपीसी वाले। गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कांग्रेस जिसको कि आप लोग भ्रम भूल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, ये देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन ये सबसे बड़ी दुश्मन, देश की सबसे बड़ी दुश्मन, ये बीजेपी को देश की दुश्मन नहीं लगती है। वो इसको कहते हैं ये विरोध पक्ष है। बताइए, देश के लिए जो इतना खतरनाक हो, इसको ये एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं बीजेपी वाले, ये विरोध पक्ष है। इसलिए बीजेपी वाले भी इस देश के लिए बहुत खतरनाक बन गए हैं। खतरनाक ताकतों को पालना जो है सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। यही राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं मोदी जी। जीएनपीसी जैसे माने भारत विरोधी ताकत को पालना और उसके लिए सारी सहूलियत देना, और खास करके तब जबकि इस जीएनपीसी ने इतना लूटा है कि इतिहास में आप देख जाइए, जितना वो लुटेरा आया था मोहम्मद बिन कासिम, करीब वो 700 ईस्वी में आया था, और फिर इसके बाद आया था महमूद गजनी, उसके बाद आया था मोहम्मद गोरी। तो इन लुटेरों के द्वारा लूटा गया लूटी गई जो राशि थी, और इसके बाद वो लुटेरा आया, अच्छा और शक भी आए, कुछ लुटेरे शक भी आए, हूण भी आए। नादिर शाह आया था वह ईरान से, जबकि यहाँ पर मुगल बादशाह जो है वो मोहम्मद शाह थे। तो वो तो बहुत कार किस्म के थे, और उन्हीं के सामने जो है इसी चांदनी चौक पर वो काफ़ी जो है वो कत्लेआम हुआ, और काफ़ी लूटपाट हुई, और उसमें वो नादिर शाह जो है लूट कर ले गया। तो वो जो लुटेरा था नादिर शाह, तो उसकी जो लूट की जो राशि है, इसके बाद अंग्रेज आए इस देश को लूटे। तो इन सारे लुटेरे की जो राशि आप जोड़ दीजिए, और उनमें जो है मुद्रास्फीति का कारक माने इन्फ्लेशन फैक्टर लगा दीजिए, तब भी उस राशि का हजारों और लाखों गुना इस जीएनपीसी ने इस देश को लूटा है इन 70 सालों में। इतनी बड़ी वो लुटेरी है। अरे इसी से अंदाज करिए कि जो खबर है कि आज की तारीख में इसकी लूट का जो काला धन है विदेशी बैंकों में जमा, वो 12 से लेकर 13 लाख करोड़ का है। अंदाज करिए। हमारे जो भारत सरकार का जो बजट है वो 40-45 लाख करोड़ का होता है। सारे राज्यों का यदि बजट आप जोड़ दें तो 100 लाख करोड़ का होगा।
और तो कम से कम उसका 12 गुना पूरे भारत का जो बजट है उसका 12 गुना इतना है। तो और इस लूट के विषय में ये मोदी महोदय ने 2014 में बोला था कि एनपीसी जो है इस देश की बहुत बड़ी लुटेरी है। उसके आधार पर लोगों ने विश्वास किया इस बीजेपी पर और ये मोदी जी के ऊपर। और मोदी जी ने मैंने जो कल के एपिसोड में बताया हुआ है कि जो SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी विशेष जांच दल जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गठित किया था और जिसको कि यूपीए की सरकार ने उसको लागू भी नहीं कर पाई थी। तो मोदी महोदय ने तो जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया या उसका पदभार संभाला उसी दिन जो है उसको लागू कर दिया। ये बात तो सही है, लेकिन उस विशेष जांच दल ने काले धन वाला जो है उसने किया क्या, काला धन लाया कि नहीं लाया, कितना लाया, किसका लाया, ये देश को बिल्कुल पता नहीं है। और देश को हमेशा ये बीजेपी और मोदी महोदय ने बिल्कुल अंधकार में रखा। और खास करके ये सबसे बड़ी जो लुटेरी है एनपीसी और इसी के जो सोनिया और राहुल के नाम से कम 2 से लाख करोड़ का काला धन है। अब मोदी महोदय अब पूरी बीजेपी इस पर सुट है। तो ये गद्दारी है बीजेपी की कि एनपीसी को तो बचाते ही हैं, उसके काले धन की भी जो है वो रक्षा कर रहे हैं। और किसमें वो रक्षा कर रहे हैं? जिसमें ये देश महंगाई से जूझ रहा है। हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहन इस महंगाई में पिस रहे हैं। कोई भी देशभक्त किस्म का होता प्रधानमंत्री तो वो काला धन ला करके डीजल में सब्सिडी दे करके महंगाई से कम राहत दिलाता। लेकिन ये गद्दार ये मोदी महोदय इस गद्दार एनपीसी के लूट कर जमा किए हुए काले धन की रक्षा कर रहे हैं, उसको नहीं छू रहे हैं। अब और अपने देश के लोगों को महंगाई के हवाले कर दिया है इन्होंने। ये गद्दारी है नकली राष्ट्रवादी मोदी जी का। मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि कोई भी थोड़ी भी देशभक्ति होती और थोड़ी भी इसकी लाज रखता कि भाई इस अवाम ने किस भरोसे के साथ आपको प्रधानमंत्री बनाया और आप पूरी भक्ति जो है निभा रहे हैं इस गद्दार एनपीसी के प्रति और उसके लूट कर जमा किए हुए काले धन के प्रति भक्ति जो दिखा रहे हैं, और यदि वो आप ला देते और कम से कम डीजल में सब्सिडी दे देते तो कम से कम काफी राहत हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मिल जाती। लेकिन अब ये गद्दारी है हमारे अवाम के खिलाफ और आपकी वफादारी है जो है इस लुटेरी एनपीसी के प्रति और उसके लूट करके जमा किए हुए काले धन के प्रति। ये आपकी गद्दारी हमारे देश के लोग जान लें इसको। और इतना ही नहीं, ये तो भारतीय जनता दल कह रहा है, लेकिन कोई अखिलेश बोल रहा है कि भाई इसे सोनिया और राहुल का जो काला धन है उसको ला करके इस महंगाई को कम करो। अखिलेश बोल रहा है? अखिलेश नहीं बोल रहा है। लालू बोल रहा है? लालू भी नहीं बोल रहा, मायावती भी नहीं बोल रही है, ममता बनर्जी भी नहीं बोल रही है। तो इस एनपीसी की लूट के विषय में ये सब भी नहीं बोलते हैं। ये सब भी कितने बड़े गद्दार हैं इस देश के। अखिलेश हो चाहे मुलायम हो चाहे मायावती हो चाहे
लालू हो चाहे ममता हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे ये ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे, यह भी उसकी लूट के विषय में कि भाई उसने जो लूट करके कालाधन जमा किया है, जो है मैंने, और इन सबों के नाम से, राहुल और सोनिया गांधी के नाम से, उतना ही कम से कम ला करके महंगाई से राहत दिलाओ। यह भी कोई भी जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार, MK स्टालिन और जो वो कौन है वो जगनमोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कोई नहीं बोल रहा, और ये गद्दार केजरीवाल भी नहीं बोल रहा। तो यह भी देश के कितने बड़े गद्दार हैं ये सब के सब, जो है इसको भी देखने की जरूरत है कि इस JNPC के द्वारा लूटे हुए काले धन को ला करके कम से कम जो है महंगाई से जो है वो राहत दिलाई जाए। इस पर नहीं सब बोलेंगे, बस महंगाई है, महंगाई, महंगाई है। तो ये भी ये सब भी जो मैंने तंजीमें हैं और इन तंजीमों के जो मुखिया है, कितने बड़े गद्दार हैं इस देश के, इस JNPC के लूटे हुए काले धन पर ये सब एक शब्द नहीं बोलते हैं। यह भी समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जो समाजवादी पार्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं, विशेषकर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, इसके समाजवादी के मोह जाल से बाहर आ जाए। और इसी प्रकार जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन वो RJD के चक्कर में पड़े हुए हैं, मायावती के मायाजाल में फंसे हुए हैं, और खास करके ममता बनर्जी के जाल में हैं, और वहाँ पर विशेष जागृति की जरूरत है। हमारी वो जो भूमि है पश्चिम बंगाल की, एक से एक महात्मा हुए हैं, एक से एक महापुरुष हुए हैं, और हमारे स्वामी विवेकानंद और सूर्य सेन और तमाम जो है इस प्रकार से क्रांतिकारी हुए हैं वहाँ पर। हमारी जो है वो रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है, और भी अमर शहीदों की भूमि है। तो आज वो महापुरुष और अमर शहीद की ये पुकार है, उनका आह्वान है कि इस आतंकवादी जो आतंक के जरिए जो है वोट लेती है, और काफी मामले में तो किसी और को नामांकन भी नहीं करने देती। तो जो इसने आतंक का, भय का, गुंडागर्दी का माहौल जो फैला रखा है, और जो अपने भारतीय भाई बहनों को शिकार बना रखा है, तो उसके खात्मे के लिए हमारे सभी जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं पश्चिम बंगाल के, हमारे उन महात्माओं को याद करें, और भारतीयता के आधार पर एक होकर के, और इसके आतंक से बिल्कुल बेखौफ होकर के इसको जो आगे आने वाला कोई भी चुनाव है, इसको शिकस्त दें, उसको नष्ट में नाबूद करना। और ये कार्य मोदी का भरोसा मत करें, ये कार्य नहीं, देश के दुश्मनों को साथा देने वाला, और वो भी बेहयाई से। हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन पैदल चल करके वो माने मर जाए, हमारी जो बच्चियां जो है और हमारी बहुएं और कुछ गर्भवती किस्म की, वो हजारों किलोमीटर चल करके उनकी मृत्यु हो जाए, तो मोदी जी पर यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी इस गद्दार केजरीवाल को बर्खास्त नहीं करते हैं, जो कि इस केजरीवाल ने हमारे लाखों गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों को किस साजिश से निकाला, और वो हमारे लाखों मजदूर भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के इसने निकाला। और वो भी झूठ बोला
झूठ बोलवाया कि ये इन सरकारों की जो है वो बसें लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की और बिहार सरकार की, इसी बॉर्डर पर, आनंद बिहार बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर। और कहना नहीं होगा, झूठ माने बोलने में सब जो है माने इतना माने लोगों के दुखों के ऊपर। आपको याद होगा ये मोदी महोदय ने तो इस गद्दार केजरीवाल को बर्खास्त नहीं किया। जब हमारे लाखों जो मजदूर भारतीय भाई बहन, जिसको कि ये बड़ी बेरहमी से ये साजिश करके ये गद्दार केजरीवाल उनको निकाला था, और वो हजारों किलोमीटर ये हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन अपने सर पर जो है अपना सामान वो लेकर के ढो करके गए, और ये पूरे देश ने देखा। तो एक झूठी हमदर्दी में ये झूठी और चोरनी प्रियंका गांधी ने वो कहा कि हमने बसें लगवा दी हैं और बसों के ये नंबर हैं। वो नंबर जो इसने झूठा बोला था प्रियंका, ये चोरनी प्रियंका गांधी, देखिए आप लोग कहेंगे कि आप चोरनी क्यों कहते, उसको चोरनी ही कहा जाएगा। और चोरनी कहने की हिम्मत जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दल में है। बाकी तो उनका दिखावा है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से वोट छीनने के लिए हैं, लेकिन उनके लिए है नहीं। तो वो तो इसको चोरनी नहीं बोल सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दल इसको चोरनी कहेगा। और इसकी वजह भी जो है वो बता चुका है कि ये चोरनी जो है, ये प्रियंका गांधी अपने भाई जो गद्दार है ये राहुल गांधी और उसका जो पति है रॉबर्ट वाड्रा से मिलकर के हमारे ये हरियाणा और राजस्थान के किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन हड़पी है। तो यह जो गद्दारी है मोदी जी का और वो खट्टर का, कि आज तक जो है वो हड़पी हुई जमीन हमारे किसान भारतीय भाई बहनों जो कि हरियाणा के या राजस्थान के, आज तक इन गद्दारों ने वापस नहीं करवाया। तो हमारे किसान भारतीय भाई बहन हरियाणा और राजस्थान की जमीन हड़पने वाली को भारतीय जनता दल चोरनी ही कहेगा। उस केस को मोदी जी ने दबवा दिया, खट्टर ने दबवा दिया, और वहां तो गहलोती बैठा हुआ है, तो उससे तथ्य जो है वो दबता नहीं है। लेकिन देश इसको जाने की चोरनी है ये। तो ये चोरनी जो है ये प्रियंका गांधी का झूठ मूठ का एक झूठी हमदर्दी, कब जिसमें हमारे लाखों मजदूर भारतीय भाई बहन जिसको बड़ी बेरहमी से ये गद्दार केजरीवाल ने निकाला था। तो एक झूठी हमदर्दी में कहा कि हमने भी बसें लगा दी हैं, इन बसों के नंबर हैं, और उन नंबरों में काफी स्कूटर के नंबर मिले, 3 पहिया के नंबर मिले। तो किस कदर सब झूठ बोल करके जो है इस देश को भरमाते हैं। और ये मीडिया इन्हीं गद्दार प्रियंका गांधी गद्दार राहुल गांधी को ये बातों की प्रमुखता से दिखाता है, ये गद्दार मीडिया। और उनमें सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला ये जी न्यूज है। जी न्यूज दिखाता है कि हम बहुत देशभक्त हैं, लेकिन देश के दुश्मनों को किस तरह से ये प्रमुखता से दिखाता है, ये हमारे देश के लोग समझें। और शायद मेरी इन बातों का आवाज तो पहुंची होगी, अभी असर नहीं होगा। क्यों? कि वो बीजेपी से उसको जो है संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, वक्त आएगा, वक्त बदलेगा। लेकिन ये जितने भी देशद्रोही किस्म का मीडिया है, इससे भी यह देश निपटेगा और उनका हिसाब लेगा। और बहुत दुख दे रहा है। और जिस तरह से ये बहस करवाते हैं सिर्फ नफरत की, हिंदू मुस्लिम, इस लायक हैं ये मीडिया वाले। अरे द हिंदू हमेशा द हिंदू कम्युनिस्टों का पेपर है,
कम्युनिस्ट मतलब इस देश को अस्थिर करने वाले, इस देश को अस्थिर करने वाली एजेंसी, उसी का पेपर है ये द हिंदू। लेकिन अब उसकी साजिश क्या है द हिंदू इंग्लिश डेली की, कि वो अच्छी अच्छी सामग्री लाता है IAS की जो तैयारी करते हैं उनके लिए, तो उनका चहेता हो गया। और उसी मानसिकता के साथ जो है वो UPSC में जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होता है और वो ब्यूरोक्रेसी में घुसे हुए हैं। तो ये कैंसर की तरह वामपंथी जो है अपना एक अखबार स्थापित करवा लिया और जो है वो IAS की तैयारी करवाता है, और जो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो जुडिशियरी है, हमारा जो मीडिया में घुसे हुए हैं सब। भाई ये गद्दार इंदिरा गांधी ने वामपंथियों के लिए माने एक शिक्षण संस्थान पर एक बौद्धिक माने एक स्थान दिया इसको, JNU और जादवपुर यूनिवर्सिटी में। ये यानी देश विरोधी, देश के गद्दार यानी वामपंथियों का अड्डा हो गया वो। ये मोदी महोदय को सब मालूम है, लेकिन सबको ये पाल रहे हैं। जो वामपंथियों का जो अड्डा बना हुआ है JNU, उसको भी पाल रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ की पश्चिम बंगाल की, तो वो यानी ममता बनर्जी को भी पाल रहे हैं। और जो कम्युनिस्टों का जो या वामपंथियों का जो अड्डा बना हुआ है जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसको भी पाल रहे हैं। और जो ममता बनर्जी की जो गिरोह है उसका माने वो माफियाओं का, गुंडों का, दादाओं का, उसको भी अपरोक्ष रूप से पाल रहे हैं मोदी जी। जब उसको बर्खास्त करते ही नहीं, इसका मतलब कि उसको भी पाल रहे हैं। तो इसीलिए तो जो इसमें जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल की, कि हमारे जो भारतीय भाई बहन बहुत आतंकित हैं, बहुत डरे हुए हैं। वो ये सोच लेते हुए कि हमारा तो कोई है ही नहीं। मोदी महोदय वहां बैठ करके ऊंचे मंच से बस सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, और कौन इन पर विश्वास करेगा? हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन जो इसी जो है वो जो आतंक फैलाती है गुंडों और माफियाओं के द्वारा, उसी के हवाले मोदी जी ने छोड़ दिया है। तो हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन कैसे मानेंगे? पश्चिम बंगाल के हमारे भारतीय भाई बहन कैसे इनके ऊपर विश्वास करेंगे और कैसे वो साथ मिलेंगे इनको? हमारे वो मजदूर भारतीय भाई बहन जो कि कोरोना के अवधि में इसी गद्दार केजरीवाल के द्वारा निकाल दिए गए, और उसी केजरीवाल को ये मोदी महोदय ने बर्खास्त नहीं किया, उसको पाल रहे हैं। तो वो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन कैसे जो है मोदी के ऊपर जो है वो विश्वास करेंगे और कैसे उनका साथ होगा? फिर भी बीजेपी वाले तर्क देंगे कि वोट तो हमको मिल रहा है। वोट मिलने की एक दूसरी मैकेनिक्स है इस देश में, और उसी मैकेनिक्स का ये प्रयोग कर चुकी है ये जीएनपीसी भी तमाम अत्याचार भी करती थी, लूटती भी थी, तमाम आरोप उस पर लगते थे, तब भी वह बस एक ही तर्क दिया करती थी। जीएनपीसी के जमाने में तमाम उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगते थे, और भी आरोप लगते थे, हिंसा के, उपद्रव के, नरसंहार के और दंगों के आरोप लगते थे। वह बिल्कुल बेखबर थी। उसका एक ही उत्तर था कि आप कुछ भी कहिए, जनता हमको चाहती है। और वही तरह की इसमें ये दे रही है बीजेपी कि कितने भी आरोप आप लगाइए, चुनाव तो हम जीतते हैं। तो अब मसला यहां आ गया है। इसलिए इस भ्रम को भी, बीजेपी के इस भ्रम को अब तोड़ने का वक्त आ गया है। शायद इस चुनाव में थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी इत्यादि में शायद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जागृति के कारण वो कमजोर हुए हैं। अब वक्त यह है कि हमारे हिंदू सनातन कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन
वो जागृत हों, उनमें जागरूकता है। और इस बीजेपी जो नकली जो राष्ट्रवादी है, नकली जो देशभक्ति का ये दम भर रहा है मोदी जो है, ये मोदी महोदय, इनको ठीक से पहचान ले। न तो ये राष्ट्रवादी हैं, न तो देशभक्त हैं। ये इनकी भक्ति जो है उस गद्दार राहुल के प्रति है। इनकी भक्ति जो है वो गद्दार सोनिया गांधी के प्रति है। इनकी भक्ति जो है एक गद्दार जो कम्युनिस्ट है जो है इनके प्रति है। ये तो साबित हो गया। और इनकी भक्ति वो गद्दार जो है वो ममता बनर्जी उसके प्रति, गद्दार केजरीवाल है उसके प्रति भक्ति है मोदी जी की। देश के प्रति न तो इनकी भक्ति देश के प्रति है, न तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के प्रति है। ये झूठ बोलते हैं, मन की बात फैलाने, देश को धोखा। यही चीज वो पहचानने की जरूरत है कि देश में इतनी आफत आई, सीए के नाम पर आई और किसी कानून के विरोध में किसान आंदोलन की बात आई। कभी भी हमारे भारतीय आवाम की रक्षा के लिए आगे नहीं आए, बल्कि ये उन्हीं देश विरोधी ताकतों को, उसी जीएनपीसी और उसी वामपंथियों को ये बोलते रहे कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। ये इनकी मंशा है। तो ये कभी क्या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के हो सकते हैं? कभी नहीं। तो इसको विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इनको ठीक से पहचाने और इनके मोह माया जाल से कि ये हिंदुओं की रक्षा करेंगे, इस भ्रम से जितना जल्दी हो सके निकलें और भारतीय एकता में शामिल हों। भारतीय अवाम ताकत दल के इस मुहिम में शामिल हो भारतीय एकता के लिए, और इनको शिकस्त देना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।